हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोगों ने मनी एंड बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट का वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने लाइव अटेंड किया था और माय डियर जिनका रह गया है, मेरे को लगता है वो लोग देख चुके होंगे। और अगर फिर भी रह गया है तो ज़रूर देख लेना। कल मैंने आपके 12 नंबर तैयार करवा दिए थे, 6 नंबर मनी एंड बैंकिंग और 6 नंबर गवर्नमेंट बजट। आज मैं जो टॉपिक करने वाला हूं माय डियर, ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट, और इसके साथ ही हमारे 6 नंबर और तैयार हो जाएंगे। और शाम को मिलूंगा मैं आपको लाइव सेशन में, जब हम करेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, रिलेटेड कंसेप्ट, मल्टीप्लायर, एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। यानी कि 12 नंबर का काम हम शाम को और करेंगे। तो 12 और 6 18 और 12 नंबर का काम मैंने कल किया था। यानी आज शाम तक हम 30 मार्क्स के टॉपिक कर लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में से। बात समझ आ रही है बेटे? फटाफट तैयारी कराऊंगा एंड आई प्रॉमिस यू कम से कम 3 बार हर टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मेरे बच्चे, यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में 3 बातें यहां रखना। सबसे पहले, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये क्या है? ये रिकॉर्ड है उन सब स्टेटमेंट्स का, उन सब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरे बच्चे? इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे देश के लोगों की जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई है, उन सब का रिकॉर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैरिड आउट इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और याद रखिएगा, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में यूजली क्या होता है, ये 1 फाइनेंशियल ईयर या 1 फिस्कल ईयर। यानी 1 साल में मेरी कंट्री के रेजिडेंट्स की जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, उन सब का रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर डेफिनेशन आ जाए तो क्लियर हो गया। सेकंड, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, दे आर रिकॉर्डेड इन द डबल एंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए? डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है माय डियर? 2 साइड्स होती हैं, वन इज द क्रेडिट साइड एंड अदर इज द डेबिट साइड। याद रखना, क्रेडिट साइड का मतलब है रिसिप्ट, यानी वो सारी ट्रांजैक्शन जिनसे हमारी फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो हो रही है वो किधर लिखी जाएंगी? क्रेडिट साइड। और वो सारी ट्रांजैक्शन जिनसे हमारी जो ट्रांजैक्शन हैं वो क्या हो रही है? आउटफ्लो हो रही है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो रही है, हम उसे किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। यानी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रही है, क्रेडिट साइड। और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो फॉरेन एक्सचेंज लेके जा रही है, डेबिट साइड। क्लियर है बच्चे? सपोज एक्सपोर्ट है, हमने एक्सपोर्ट किया तो पैसा आएगा तो वो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। इंपोर्ट हमने किया, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज देनी पड़ेगी, पैसा जाएगा तो वो किधर लिखोगे? डेबिट साइड। पहली बात क्लियर हो गई। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके ऊपर बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम। फिर आगे चलते हैं मेरे बच्चे, अब यहां पे ध्यान रखिएगा और क्लियर कर लीजिए। तो क्रेडिट आइटम कौन सी है जिनसे क्या हो रहा है? इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। और डेबिट आइटम कौन सी है जिनसे क्या हो रहा है? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो क्रेडिट डेबिट में अब कहीं आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब मेरे बच्चे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को जब हम देखते हैं तो 2 अकाउंट होते हैं इसमें। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। कितने अकाउंट होते हैं? 2, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट रिसिप्ट्स एंड करंट अकाउंट पेमेंट्स होती हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट्स और कैपिटल अकाउंट पेमेंट होती है। देखो, 2 ही चीजें ना, एक पैसा आ रहा है तो वो क्या आ गया मेरे बच्चे? रिसिप्ट। और जो पैसा जा रहा है वो पेमेंट। तो यहां पर करंट और कैपिटल अकाउंट में दोनों में 2 चीजें होती हैं, रिसिप्ट भी और पेमेंट भी। करंट अकाउंट रिसिप्ट्स कौन सी होती है? करंट अकाउंट के अंदर जो रिसिप्ट्स होती हैं, याद रखना,
नीदर रिड्यूस एसेट नॉर इंक्रीज द लायबिलिटी, यानी करंट अकाउंट के अंदर जो भी रिसिप्ट्स आएंगी ना तो इनसे कोई एसेट कम होगा ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी, और ये रैकरिंग होती हैं, बार बार होती हैं। मतलब करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होती है वो रेगुलर नेचर की होती है, रैकरिंग होती हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे करंट अकाउंट जो पेमेंट्स हैं, नीदर इंक्रीज एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी, यानी करंट अकाउंट के अंदर जो भी हमारी पेमेंट्स हो रही है ना उनसे कोई एसेट बढ़ेगा ना हमारी लायबिलिटी रिड्यूस होगी, और ये भी रैकरिंग होती हैं। यानी एक बात समझ लो, करंट अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट करने वाली नहीं है। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो रिसिप्ट्स होती हैं दो काम होंगे, आइदर रिड्यूस एसेट और इंक्रीज द लायबिलिटी, या तो इनसे हमारे एसेट रिड्यूस होंगे या लायबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आपने बाहर से को बोरो कर लिया तो बोरो करने से क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई, तो वो कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट में लिखा जाएगा। या गवर्नमेंट ने अपने कुछ शेयर्स वगैरह फॉरेन कंट्री को बेच दिए, तो गवर्नमेंट के शेयर बेचे, पैसे तो आ गए लेकिन उससे हमारे एसेट रिड्यूस हो गए, शेयर उनके पास चले गए, तो ये कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट में आएगा। और ये नॉन रेकरिंग होता है, ये बार बार नहीं होता, ये क्या होते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर में होती हैं। ऐसे कैपिटल अकाउंट पेमेंट ये क्या है, इनसे या तो हमारे एसेट बढ़ेंगे या लायबिलिटी कम होगी। यानी कैपिटल अकाउंट के अंदर वो पेमेंट है या उनसे एसेट बढ़ने वाले हैं या आपकी लायबिलिटी कम होने वाली है। जैसे सरकार ने अपने किसी से पैसा लिया हुआ था तो उसको वापस कर दिया पैसा, हमने लोन वापस कर दिया, अब लोन जब वापस किया तो पेमेंट कर दी, लेकिन हमारी लायबिलिटी कम हो गई, यानी रीपेमेंट ऑफ लोन कैपिटल अकाउंट पेमेंट में आएगा क्योंकि हमारी यहाँ पे लायबिलिटी कम हो रही है। ऐसे मान लो किसी फॉरेन कंट्री के अंदर हमने कुछ एसेट्स परचेज कर लिए, अब पेमेंट तो हमने कर दी लेकिन हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए, तो ये क्या है, कैपिटल अकाउंट पेमेंट। और ये मेरे बच्चे नॉन रेकरिंग होता है। यानी सिंपल सी बात याद रखना कि कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट करने वाली है, और करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होंगी वो एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेंगी। फिर आगे चलते हैं करंट अकाउंट रिसिप्ट्स। भाई करंट अकाउंट रिसिप्ट्स और पेमेंट के बारे में बात करें, रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटिंग टू करंट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिटेल सर्विसेज। जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट के अंदर हमारी करंट रिसिप्ट्स और पेमेंट आती हैं जो करंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती हैं, और इसमें यूनिलेटरल सर्विसेज भी आती हैं। डिटेल में डिस्कस करते हैं कि करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। समझिए, करंट अकाउंट के अंदर तीन तरह की आइटम आती है, समझ लीजिए अच्छे से। एक करंट अकाउंट में आती है विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम मतलब गुड्स। करंट अकाउंट में पहली आइटम कौन सी आती है, विजिबल आइटम, जिन्हें नॉर्मली क्या बोल देते हैं, गुड्स। सेकंड, इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम में क्या आता है मेरे बच्चे, सर्विसेज। एक कंट्री की जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, बाकी कंट्री के साथ जो भी सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है वो किस में आएगा, करंट अकाउंट के अंदर। और फिर तीसरा आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होते हैं, वन साइडेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे गिफ्ट्स हो गए, डोनेशंस हो गए, जिसके बदले में कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, वो भी किस में लिखे जाते हैं, करंट अकाउंट में। यानी करंट अकाउंट में क्या आ गया मेरे बच्चे, सबसे पहले विजिबल आइटम। विजिबल आइटम किसको बोलते हैं, गुड्स को। क्यों बोलते हैं विजिबल, क्योंकि इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनविजिबल आइटम में क्या आएंगे, सर्विसेज। क्यों बोलते हैं इनविजिबल, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज दोनों इसके अंदर आएंगी। और रिटेल ट्रांसफर में कौन सी ट्रांसफर आएंगे, जो वन साइडेड हैं, विच आर मेड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है। गिफ्ट हो गए, रेमिटेंस हो गए, ग्रांट्स हो गई, डोनेशन हो गई एक कंट्री की दूसरी कंट्री के लिए, तो वो इसमें करंट अकाउंट में आएंगे। फिर आगे चलते हैं मेरे बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं इविजिबल आइटम की, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। याद रखें इसको, अगर गुड एंड हमारी अगर गुड्स का जो हमारी मूवमेंट होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है बिटवीन टू कंट्रीज, उसको हम क्या बोल देते हैं, विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड किसको बोला जाता है, जो ये हमारी विजिबल आइटम्स का, यानी जो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, विजिबल ट्रेड। सेकेंड आता है मेरे बच्चे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसको क्या जाता है इसके अंदर, इनविजिबल आइटम। मैंने पहले ही बता दिया, इनविजिबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते। सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गई, ट्रैवलिंग हो गई, तो ये किस में आता है मेरे बच्चे, इनविजिबल आइटम्स के अंदर। और इनके ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल ट्रेड। यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अगर सर्विसेज का हो रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे, इनविजिबल ट्रेड। अब इनविजिबल जो आइटम्स होती है करंट अकाउंट के अंदर, सर्विसेज होती हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
फैक्टर सर्विसेज जो फैक्टर इनकम आ रही है, एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज से जो इनकम आ रही है। तो फैक्टर से क्या आता है, फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट। और नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, ट्रैवलिंग, हमने उनकी को ट्रैवलिंग यूज़ की, या इंडिया की उन्होंने ट्रैवलिंग यूज़ की, हमारे सपोज करो ना हमने इंडियन एयरलाइन यूज़ की, या हमने कोई फॉरेन की एयरलाइन यूज़ की, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस। तो इसमें हमारे पास अगर वो हमारी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वो हमें पेमेंट करेंगे, अगर हम फॉरेन कंट्री की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं हम उनको पेमेंट करेंगे। तो ये सब किस में लिखा जाएगा, करंट अकाउंट में। इनविजिबल आइटम इसको बोलते हैं, और स्टेट को क्या बोलते हैं, इनविजिबल ट्रेड। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर। मैंने आपको पहले ही बताया, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बोल दो, ट्रांसफर पेमेंट बोल दो, ये वन साइडेड ट्रांसफर्स होते हैं जिनके बदले में कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये हमारे इसके अंदर गिफ्ट्स आता है, रेमिटेंस आती हैं, वॉर इंडेमनिटीज आती हैं, ये सब इसके अंदर आ जाती हैं। इनको अनरिटर्न रिसिप्ट भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, अनरिटर्न रिसिप्ट। क्यों, रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री रिसीव फॉर फ्री, जो कि आपको फ्री में मिलती है, बदले में कुछ आपको देना नहीं होता। जैसे वॉर हो जाती है ना, कोई दूसरी कंट्री आपकी हेल्प करती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, गिफ्ट्स, कोई डोनेशन आ जाता है, तो इसके बदले में कुछ आपसे वो डिमांड नहीं करते हैं, कुछ आपको रिटर्न नहीं करना होता है, तो हम इसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। यानी यहां से क्लियर हो गया आपको कि करंट अकाउंट के अंदर तीन आइटम्स आती हैं, विजिबल आइटम गुड्स, इनविजिबल आइटम सर्विसेज, और तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर। देखो बेटे, एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से मैं करवाने वाला हूं, पूरा दिल से, तरीके से, एक एक पॉइंट। और आज हम वही डिस्कस करेंगे जो पेपर में आने के चांसेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए हैं। बस आपने बेटा कोई वीडियो मिस नहीं करना, साथ के साथ उसको सुनो। और हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने दोस्तों का भी भला करो, उनको शेयर करो, ताकि वो भी फायदा उठा सके, वो भी बेनिफिट ले सके। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अल्टीमेटली उनका बेनिफिट है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पूरे सिस्टमेटिकली मैं रिवीजन करा रहा हूं, एंड आई होप आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे और एक बहुत बढ़िया हम रिजल्ट लेने वाले हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बच्चा जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, बस मेरे बच्चे एक एक वीडियो को देखता जाए, लाइव सेशन को फॉलो करता जाए, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। माय डियर, करंट अकाउंट हमारा तीन सिचुएशन में हो सकता है, इट मे बी बैलेंस्ड, इट मे बी सरप्लस, इट मे बी डेफिशिट। अब बैलेंस कब होगा, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज इक्वल होंगे वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जितना हमारा इंपोर्ट हुआ गुड एंड सर्विसेज का, उतना ही अगर हमारा एक्सपोर्ट हुआ गुड एंड सर्विसेज का, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो करंट अकाउंट हमारा किस में होगा, बैलेंस। मान लो 100 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ गुड एंड सर्विसेज का, और 100 करोड़ का ही आपका इंपोर्ट हुआ गुड एंड सर्विसेज का, तो करंट अकाउंट हमारा किस में है, बैलेंस। लेकिन अगर हमारे एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो ये होगा भैया सरप्लस में। भैया एक्सपोर्ट आपका ज्यादा है और इंपोर्ट आपका कम है। भाई मेरे एक्सपोर्ट है 100 करोड़, इंपोर्ट है 60 करोड़, तो 40 करोड़ का मेरे पास सरप्लस आ गया। इसी तरह अगर मेरे एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट है 100 करोड़ के और एक्सपोर्ट है 60 करोड़ के, तो यहाँ पे फिर डेफिसिट हो जाएगा 40 करोड़ का। यानी बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आपके जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है किससे, इंपोर्ट से, तो सरप्लस, और अगर आपके जो एक्सपोर्ट है वो कम है किससे, इंपोर्ट से, तो क्या होगा, ये डेफिसिट। एक्सपोर्ट किसका, गुड एंड सर्विसेज का, इंपोर्ट किसका, गुड एंड सर्विस का। क्लियर है। तो यानी कि आपका करंट अकाउंट जो है वो बैलेंस भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, और डेफिसिट भी हो सकता है। फिर आगे चलते हैं, कैपिटल रिसीव्स एंड पेमेंट। अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट के अंदर, मैंने आपको बताया क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में होती है कैपिटल रिसीव्स एंड कैपिटल पेमेंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स also transaction between resident of a country and the rest of the world which causes a change in asset और liability status। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि कैपिटल अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शन होंगी, कैपिटल रिसीव्स, कैपिटल पेमेंट, जो क्या करेंगी, एसेट और लायबिलिटी स्टेटस को इफेक्ट करेंगी। यानी करंट अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनका एसेट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती हैं उनका मेरे बच्चे हमारे एसेट और लायबिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है।
तो आपने याद रखना है कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी जो एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट करती हैं, लेकिन जो हमारी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस है उनका एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। कैपिटल अकाउंट में आता है नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, नेट बोरिंग, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं क्या है इनका मतलब। सबसे पहले हम बात करेंगे नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर अगर हमने फॉरेन कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, यानी वहां पे जाकर कोई एसेट हमने डायरेक्ट परचेज कर लिए, या किसी फॉरेन कंपनी ने हमारे इंडिया में आके कोई एसेट डायरेक्ट परचेज किए, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स परचेजिंग एन एसेट एंड एट द सेम टाइम एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ इट। मैंने एक एसेट परचेज किया और मेरे को उसका कंट्रोल भी मेरे पास है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक्विजिशन ऑफ ए फर्म इन वन कंट्री बाय ए फर्म इन अदर कंट्री। इंडिया के अंदर कोई फर्म थी, यूएसए किसी कंपनी ने खरीद ली, तो उसको एक्वायर कर लिया, अब उसका ऑनर भी बन गया और कंट्रोल भी उसके हाथ में है, तो उसको बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसी तरह इफ एन इंडियन बाय द यूके कार कंपनी, मान लो कि इंडियन ने कोई यूके कार कंपनी बायर कर ली, तो वो करंट अकाउंट में हमारा आ जाएगा एज ए डेबिट आइटम, क्योंकि हमारा वो एसेट क्रिएट हो गया है, तो वो किस में आने वाला है, हमारे कैपिटल अकाउंट में आने वाला है। लेकिन पैसा हमें देना पड़ा तो वो डेबिट है। देखो याद रखो, मैंने पहले बोला कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन से पैसा जाएगा वो किस में आएगी, डेबिट आइटम, और एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट करेगा तो कैपिटल अकाउंट। अब इंडियन ने यूके कंपनी को खरीद लिया तो हमारे एसेट क्रिएट हो गए, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। लेकिन हमें उसके लिए पैसे देने पड़े, फॉरेन एक्सचेंज गई, तो वो क्या हो गया, डेबिट आइटम। तो क्लियर हो गया, यानी नेट फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, अगर हम किसी कोई भी एसेट एक्वायर करते हैं, साथ उसका कंट्रोल भी हमें मिल जाता है, तो दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सेकंड क्या आता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि आपने बाहर किसी कंट्री के कोई एसेट खरीदे, लेकिन आपको कोई कंट्रोल नहीं मिला। याद रखिएगा, आपने एसेट तो खरीद लिए, ऑनर तो आप बन गए, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, कोई एसेट एक्वायर भी कर लिया, लेकिन आपको कंट्रोल नहीं मिला, हम उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो कोई शेयर किसी फॉरेन कंपनी, परचेज ऑफ शेयर ऑफ ए फॉरेन कंपनी बाय इंडियन फर्म, किसी इंडियन फर्म ने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीदे। अब शेयर खरीदे, हमारे को एसेट्स मिल गए, हम ऑनर बन गए, लेकिन हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अब देखो, परचेज ऑफ द शेयर है फॉरेन कंपनी के, हमने इंडियन फर्म्स ने खरीदे, अब देखो हम शेयर्स खरीद रहे हैं, एसेट पे चेंज आ रहा है ना, एसेट बन रहे हैं हमारे, कैपिटल अकाउंट में आएगा, लेकिन हमें पैसे देने पड़ेंगे, को किस में आएगा, डेबिट आइटम, डेबिट आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्लियर है मेरे बच्चे। फिर आता है नेट बोरिंग। अगर हमने बाहर से कोई बोरिंग की अब्रॉड से, तो भैया ये भी कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा, और ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, और इससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। देखो जैसे हमने बोरो किया, हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो ये कैपिटल अकाउंट में आ गया। लेकिन पैसा आ रहा है बोरिंग से, तो किधर लिखोगे इसको, क्रेडिट आइटम, क्रेडिट आइटम ऑफ द कैपिटल अकाउंट। फिर अगला आता है मेरे बच्चे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। अब ध्यान देना, कई बार हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो हम ट्रांजैक्शंस करती है, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन करती है, उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। इट इज टेकन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी इन ऑर्डर टू कीप द बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड। भाई ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए की जाती हैं, हम उनको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। इन्हें अकोमोडेटिंग आइटम्स भी कह देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आ गया। अब इसके लिए देखो हम क्या क्या यूज करते हैं। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन के अंदर तीन चीजें यूज की जाती हैं। सबसे पहले यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मान लो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आ गया, तो मेरे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व पड़े हुए हैं, वहां से मैं पैसे निकाल के इस डेफिसिट को कवर कर सकता हूं। तो ये क्या है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। बोरिंग फ्रॉम IMF, मैं किसी IMF से बोरो कर सकता हूं पैसा। मान लो मेरे को पैसे की फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, मेरा डेफिसिट आ गया, तो मैं IMF से बोरो कर सकता हूं। ये भी क्या होगी, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन।
सेल्स परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड। मान लो मेरे अब्रॉड में कोई एसेट्स पड़े हुए हैं और मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में आ गया, डेफिसिट। अब मेरे को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो मैं इसको सेल कर सकता हूं अपने एसेट्स को अब्रॉड में जो पड़े हैं, ताकि मेरे को फॉरेन एक्सचेंज मिल सके। तो ये भी क्या है मेरे बच्चे, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। तो याद रखें, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस क्या होती है, वो ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट करती है, किस लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए। मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था, मानो 100 करोड़ का घाटा था, तो मैंने वो 100 करोड़ क्या किया, या तो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व यूज कर लिए, या मैंने IMF से बोरो कर लिया, या मैंने अपने एसेट्स को सेल आउट कर दिया जो फॉरेन कंट्री में पड़ा हुआ था, तो मैं उसको कवर करूंगा। इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, या इसको बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मेरे बच्चे ये आपको मैं दिखा रहा हूं, एक ये देखिए सैंपल है कैसा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, ये देखो दो साइड है इसके अंदर, एक क्रेडिट और इधर जाके डेबिट आइटम, क्रेडिट आइटम और डेबिट आइटम। ऊपर हमने क्या लिखा हुआ, करंट अकाउंट। क्या लिखा हुआ, करंट अकाउंट। विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, बिलेटरल ट्रांसफर। देखो पूरा तुम्हारे को यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपका, जो एक सैंपल दिखाया कि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होता है। ये देखो ध्यान से, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको बताया कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है मेरे बच्चे, उसके अंदर दो अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट कौन सा होता है, एक अकाउंट कौन सा होता है, करंट अकाउंट। एक मिनट, ये ऊपर से थोड़ा क्लियर करें आपको, ये देखो अब ये है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ध्यान से समझना, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर दो अकाउंट होते हैं। पहले मैंने क्या बताया आपको, करंट अकाउंट, ये देखो एक करंट अकाउंट आ गया, और इधर से आ गया कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दो साइड है, क्रेडिट साइड और दूसरी साइड होती है डेबिट। डबल एंट्री सिस्टम, एक क्रेडिट और एक डेबिट। पहली बात, दो अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या आता है, विजिबल आइटम, इसमें एक्सपोर्ट और आपके इंपोर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट, ये देखिए एक्सपोर्ट आ गए, इंपोर्ट आ गया। देखो एक्सपोर्ट से क्या हो रहा है, पैसा आपको आ रहा है, तो किधर लिखा आपने, क्रेडिट आइटम। इंपोर्ट से आपको पैसा देना पड़ेगा, तो किधर लिखा आपने, डेबिट आइटम। ऐसे इनविजिबल आइटम, सर्विसेज, फिर आप इसमें आपके पास आ जाएगा यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो तीनों चीजें किसमें आ गई, करंट आइटम में, करंट अकाउंट के अंदर। फिर कैपिटल अकाउंट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, तो ये सब किसमें आ गया, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर, तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, समझ आ गया। और सबसे नीचे मेरे बच्चे होती हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, सबसे नीचे होती हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए होती हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और फिर तीसरी आइटम क्या आ जाती है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। क्लियर बच्चे, यहां तक कोई डाउट किसी को, क्लियर है, चले आगे। अब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट कितनी तरह का होता है। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरह का होता है, एक जब बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में होता है और एक जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम में कब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब ऑटोनोमस हमारी जो रिसिप्ट्स होती हैं ऑटोनोमस पेमेंट्स के बराबर होती हैं। देखो जो ऑटोनोमस रिसिप्ट्स हैं ऑटोनोमस पेमेंट के बराबर हैं, हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, इक्विलिब्रियम। और जब हमारी ये रिसिप्ट्स इक्वल नहीं होती तो हम कहते हैं बैलेंस ऑफ किस में आ गया, डिसइक्विलिब्रियम। यानी जब ऑटोनोमस रिसिप्ट ऑटोनोमस पेमेंट्स के बराबर नहीं है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है डिसइक्विलिब्रियम में। और ये दो तरह का होता है, सरप्लस एंड डेफिसिट। नहीं, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब ऑटोनोमस रिसिप्ट क्या है, जो अपने आप हम कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो हमारा कोई इकोनॉमिक मोटिव है, जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम से कुछ लेना देना नहीं है, उनको ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस बोल देते हैं। अब ये रिसिप्ट्स भी होती हैं, पेमेंट भी होती हैं। जब ऑटोनोमस रिसिप्ट्स और ऑटोनोमस पेमेंट बराबर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन इक्विलिब्रियम। जब ये बराबर नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डिसइक्विलिब्रियम। अब ये दो केस होते हैं, सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सरप्लस। सरप्लस कब होगा, जब ऑटोनोमस रिसिप्ट्स आपकी ऑटोनोमस पेमेंट से ज्यादा होंगी, हम बोलेंगे सरप्लस है। भैया रिसिप्ट ज्यादा आ रही हैं, पेमेंट कम है, सरप्लस। और जब आपकी रिसिप्ट्स कम है, पेमेंट ज्यादा है, देने ज्यादा है पैसे, रिसिप्ट कम आ रही हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में होगा, डेफिसिट। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी इन डिसइक्विलिब्रियम एज वेल इज इन इक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम में कब हुआ, जब ये दोनों इक्वल नहीं है, ऑटोनोमस रिसिप्ट्स और ऑटोनोमस पेमेंट। और जब ये इक्वल
नहीं है तो दो केसेस हो सकते हैं, अगर रिसिप्ट ज्यादा है पेमेंट से तो सरप्लस, और अगर पेमेंट ज्यादा है रिसिप्ट से तो डेप्रिशिएट। फिर मेरे बच्चे आगे चलते हैं कि भैया ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। व्हाट इज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, ध्यान से समझ लेना। अ बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट से कुछ लेना देना नहीं है कि उसकी क्या स्टेट है, वो इक्विलिब्रियम में है, डिसइक्विलिब्रियम में है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम। इट इज अंडरटेकन ऑन इट्स ऑन, मतलब अपने आप कर रहे हैं। मान लो मैंने कोई बाहर से गाड़ी मंगवाई, कोई इंपोर्टेड गाड़ी मंगवाई, या मैं बाहर कुछ एक्सपोर्ट करता हूं, मेरा कुछ इससे मतलब नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है या डिसइक्विलिब्रियम में है, हम उनको बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ट्रांजैक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी वो ट्रांजैक्शन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट किस लिए की जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, दैट इज बाय डेफिसिट और सरप्लस, इज कॉल्ड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जब डिसइक्विलिब्रियम में आ गया, मान लो सरप्लस आ गया, उसको करेक्ट करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, या बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आ गया, उसको ठीक करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हम उनको बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। इनको बिलो द लाइन आइटम बोलते हैं, इनको अबव द लाइन आइटम बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है सब ऊपर लिखी जाती हैं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन हमेशा सबसे नीचे लिखी जाती है। ये देख लो, भूलोगे नहीं, ये देखो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कहाँ है, सबसे नीचे है, इनको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम। और बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो ऑटोनोमस है, उनको बोलते हैं अबव द लाइन आइटम। तो याद रखेंगे, अकोमोडेटिंग आइटम को क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन आइटम, क्योंकि सबसे नीचे लिखी जाती है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन होती है। और ऑटोनोमस आइटम इससे ऊपर लिखी जाती हैं, इनको बोलते हैं अबव द लाइन आइटम्स। फिर मेरे बच्चे का डिफरेंस आ जाए, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोनोमस आइटम्स क्या हुई, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो किसी इकोनॉमिक मोटिव को लेकर हम कर रहे हैं, लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट इज ऑटोनोमस आइटम। विच आर मेड टू बैलेंस द डेफिसिट और सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो ट्रांजैक्शन का मोटिव क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना, अगर डेफिसिट है, सरप्लस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, दैट इज द अकोमोडेटिंग आइटम। इनको क्या बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम। क्यों बोलते हैं, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये मेरे बच्चे सारी ऑटोनोमस आइटम ऊपर लिखी जाती है, इसके सबसे नीचे लिखी जाती है, इनको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम। अब जैसे एग्जांपल, ऑल आइटम्स इन करंट अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लोज आर ऑटोनोमस आइटम। जितने भी करंट अकाउंट में आइटम्स हैं या हमारे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लोज हैं, वो क्या है मेरे बच्चे, ऑटोनोमस आइटम। बोरिंग फ्रॉम IMF, ड्राइंग फ्रॉम STR, बोरिंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ अदर कंट्रीज, ये क्या, अकोमोडेटिंग आइटम। कि मान लो मेरे पास कभी कोई डेफिसिट हो गया या सरप्लस हो गया, उसको करेक्ट करने के लिए हम करेंगे, दैट इज माय डियर अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब आता है भैया जो डिसइक्विलिब्रियम आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इसका कारण क्या होता है, व्हाट आर द रीजन। हम कहते हैं ना कई बार बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में आ गया, तो भैया इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे मेरे बच्चे 3 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर, नंबर 2 सोशल फैक्टर, और नंबर 3 आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर में जैसे पहला फैक्टर आ गया लार्ज स्केल डोमेस्टिक डेवलपमेंट। भाई कई बार हमें क्या होता है, अपनी कंट्री को बहुत अच्छे से हम डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, या फिर हम बहुत सारा रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, या टेक्निकल नॉलेज हमें जो चाहिए होती है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो जब हमने मेरे बच्चे बहुत सारे कैपिटल गुड्स को, बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज को, एसेंशियल रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया, क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि इकोनॉमी की लार्ज स्केल डोमेस्टिक डेवलपमेंट चाहिए थी। तो उससे क्या होगा, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा हो जाएगा, अनफेवरेबल डेफिसिट में चला जाएगा। तो पहला रीजन क्या होता है कि लार्ज स्केल डोमेस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट किसमें हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम। सेकंड चलते हैं, अरे बहुत आगे चलेंगे भाई। अब सेकंड आता है इसके अंदर पॉइंट मेरे बच्चे, एक मिनट, सेकंड पॉइंट आता है मेरे बच्चे, दैट इज द हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री। कई बार क्या होता है, हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से हो जाता है, प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही होती हैं। जब हमारी आइटम महंगी हो जाती हैं, उससे क्या होता है, लोग हमारे एक्सपोर्ट को
मंगवाना बंद कर देते हैं, हमारे एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाते हैं। देखो ना, कई बार आपको मान लो कंट्री के अंदर वेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया, उससे प्राइसेस बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया। अब जैसे इन्फ्लेशन आया हमारे एक्सपोर्ट हो गए कॉस्टली। जब हमारे एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट कम होंगे, महंगे हो जाएंगे, लोग कम मंगवाएंगे हमारी आइटम्स को, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे और हमारे लिए उनकी आइटम सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि हमारे देश में चीज़ें महंगी हो रही हैं तो बाहर वाला सामान हमें सस्ता लगेगा। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे और अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो समटाइम इन्फ्लेशन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर बात करते हैं सोशल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर के अंदर सबसे पहले आता है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब कई बार क्या होता है कि मान लो हमारा जो ड्यू टू पॉजिटिव चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, कि मान लो इंपोर्ट इंक्रीजेज एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बिकम अनफेवरेबल। कई बार क्या होता है कि जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं उनकी हमारे देश में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों का जो टेस्ट होता है, प्रेफरेंसेस होती है इंपोर्टेड आइटम्स के लिए बढ़ जाती है। ये देखो ना, इंडिया के अंदर चाइनीज़ गुड्स को बड़ी डिमांड बढ़ गई, क्यों? चीप है, देखने में अट्रैक्टिव होती हैं, तो इंडिया के अंदर एकदम क्या हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस उसके लिए फेवरेबल हो गई, तो इंपोर्ट चाइनीज़ आइटम्स के बढ़ गए और उससे क्या होगा, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल हो जाएगा, डेफिसिट में चला जाएगा। फिर मेरे बच्चे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, तो कई बार ये भी होता है हमारी जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं उनमें कंजप्शन डिमांड बढ़ती है, जिससे हमारी पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और उससे हमारा इंपोर्ट भी बढ़ जाता है। हुआ क्या, पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ी, अपने देश में प्रोडक्शन ज़्यादा हो नहीं रही तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही इंपोर्ट बढ़ेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चे, फॉरेन एक्सचेंज हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल डेफिसिट। फिर आता है मेरे बच्चे पॉलिटिकल फैक्टर, ये भी बहुत कई बार इफेक्ट करते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को। जैसे कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डिस्टर्बेंस, जैसे पाकिस्तान के अंदर देखो कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उससे क्या होता है, फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो होना शुरू हो जाता है। अगर लोगों ने आपके देश में कुछ पैसा लगाया होता है, इन्वेस्ट किया होता है, वो अपने पैसे को बाहर निकालना शुरू करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस अगेन एडवर्स हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। देन अब क्वेश्चन आता है, सर चलिए समझ आ गया हमें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों डिसइक्विलिब्रियम में आता है, ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर, ड्यू टू पॉलिटिकल फैक्टर, ड्यू टू सोशल फैक्टर। अब आता है भैया अगर आ गया है डिसइक्विलिब्रियम में, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले ठीक कर सकते हैं रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। भैया कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट एंड प्रमोट एक्सपोर्ट। भाई अगर आपने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना है, क्या करना है, करेक्ट करना है, डेफिसिट आ गया तो पहला काम क्या भैया, डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कैन बी इनकरेज। भाई इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करें, एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। अब इंपोर्ट को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन शुरू करें, जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे अपने देश में उसको बनाना शुरू करें, और जो कंट्रीज इंडस्ट्रीज को बना रही हैं उनको इंकरेज करें। एक्सपोर्ट शुड बी प्रमोटेड बाय वेरियस टैक्स बेनिफिट स्कीम, जो एक्सपोर्टर है उनको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट दो, बहुत सारी स्कीम्स दो, ताकि वो इंकरेज हो और ज़्यादा एक्सपोर्ट को हमारे प्रमोट कर रही। तो डेफिनेटली जब हमारे एक्सपोर्ट प्रमोट हो जाएंगे और इंपोर्ट डिस्करेज हो जाएंगे, डेफिनेटली हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। कई बार क्या करती है हमारी गवर्नमेंट, अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा देती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, डिवैल्यूएशन। कई बार क्या किया गवर्नमेंट ने, अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा दिया, दैट वी कॉल डिवैल्यूएशन। अब इससे क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो $1 40 रुपए का था, हमने कर दिया 45 रुपए का। मेरे बच्चे अब डॉलर की वैल्यू बढ़ी है और रुपए की वैल्यू गिरी है। अब इससे क्या होगा, उनके लिए हमारी आइटम सस्ती हो जाएंगी। तो कल $1 में 40 रुपए का सामान मिल रहा था, अब 45 का सामान मिलेगा, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे क्योंकि उनके लिए हमारी आइटम सस्ती हो गई, हमारे लिए उनकी आइटम हो गई महंगी। पहले $1 के माल सामान आ रहा 40 रुपए देने पड़ते थे, अब 45 देने पड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे क्योंकि वो चीप हो गए, और इंपोर्ट हमारे एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो वो कम हो जाएंगे, और बैलेंस तो पेमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी हमारी जो गवर्नमेंट है अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा के डिवैल्यूएशन करके भी इसको ठीक कर सकती है।
देन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, भैया डेफिनेटली अगर अपने देश के अंदर जो प्राइजेज हैं अगर हम कम कर दें तो इससे क्या होगा, अगर हमारे आइटम सस्ती हो जाएंगी इससे हमारा एक्सपोर्ट इनकरेज होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उनके आइटम हमें कंपैरेटिवली फिर महंगी लगेंगी और उससे हमारा इंपोर्ट डिस्करेज होगा और लोग इंपोर्ट कम करेंगे। बड़ा सिंपल है, अपने देश में चीज़ें सस्ती कर दो, प्राइजेज गिरा दो ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और उनकी आइटम हमें महंगी लगे और उससे इंपोर्ट हमारे कम हो जाए। तो हमने क्या करना है सर, अपना इंकरेज करना है एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए और इंपोर्टर को डिस्करेज करना है इंपोर्ट करने के लिए। फिर एक्सचेंज कंट्रोल, इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट ऑर्डर ऑल एक्सपोर्टर टू सरेंडर देयर फॉरेन एक्सचेंज टू द सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट डायरेक्टली एक्सचेंज कंट्रोल कर सकती है, सारे एक्सपोर्टर को बोला ऐसा है भैया जितनी भी तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज है सारी मेरे पास सरेंडर कर दो। अब जब उनके पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगी एंड देन रैशन आउट अमंग लाइसेंस इंपोर्टर, और फिर सरकार उन्हीं को वो देगी फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट करने के लिए जो आइटम हमारे लिए ज़रूरी है, अदरवाइज बाकियों को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। यानी गवर्नमेंट डायरेक्ट जो एक्सचेंज है वो अपने कंट्रोल में ले लेगी कि जो एक्सपोर्ट से अर्निंग आ रही है फॉरेन एक्सचेंज वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और इंपोर्टर को जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो गवर्नमेंट सोच समझ के देगी, जिन आइटम्स के लिए रिक्वायर्ड है एसेंशियल्स है उनके लिए उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, अननेसेसरी आइटम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाएगा, उनके इंपोर्ट्स के ऊपर बैन शॉट ऐसे कह सकते हैं कि उनको फॉरेन एक्सचेंज उन आइटम्स की इंपोर्ट के लिए नहीं दी जाएगी। देन क्वेश्चन आता है सर बहुत इंपॉर्टेंट कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है। देखो पिक्चर क्लियर नजर आ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पापा जी है और जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो छोटा सा बच्चा है। तो सिंपल बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। सब बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है गुड्स का उसका जो डिफरेंस होता है हम उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या है ये, डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉमोडिटी ओनली विजिबल आइटम, हम इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड को विजिबल ट्रेड भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं विजिबल ट्रेड, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड शो कर रहा है विजिबल आइटम के ट्रेड को, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अब आपको समझ आ गया होगा। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, बिलेटरल ट्रांसफर्स भी हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ क्या होता है, गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो डिफरेंस अगर हम देखें सबसे पहले मीनिंग, इट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स ओनली गुड्स। क्या शो करेगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, उसके डिफरेंस को दिखाएगा, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ क्या करेगा, इट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर, गुड्स एंड सर्विसेज, बिलेटरल ट्रांसफर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट सबको दिखाएगा। कंसेप्ट, इट इज अ नैरो कंसेप्ट, इन फैक्ट इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो छोटा सा कंसेप्ट है, देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये एक पार्ट है। मोर कॉम्प्रिहेंसिव, करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों किसके अंदर आ जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस, सो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सरप्लस में भी हो सकता है, डेफिसिट में भी, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है अकाउंटिंग सेंस में। जो क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड है उनका बैलेंस हमेशा इक्वल होता है, इग्नोरिंग द साइन। हम करते हैं ना अकाउंट्स के अंदर डबल एंट्री सिस्टम, तो क्या मतलब होता है इसका, एंड में हमारी लायबिलिटीज और हमारी जो एसेट्स होते हैं, या क्या तो क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, दोनों का जो टोटल होता है वो सेम होता है, इग्नोरिंग द साइन। तो नेट बैलेंस आपका बराबर हो जाता है। तो बैलेंस को इसलिए बोलते हैं बैलेंस होता है इन अकाउंटिंग सेंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो ये सेल्फ बैलेंस्ड है। अब आता है करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। भैया करंट अकाउंट में क्या आता है हमारे पास, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बिलेटरल ट्रांसफर। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, प्राइवेट लोन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, गोल्ड ट्रांजैक्शन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब इसमें आता है। चेंज, जो कैपिटल करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं डू नॉट कॉस्ट ए चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी। मैंने पहले बताया था करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होती है एसेट लायबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होगी वो एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट करेंगी।
नेचर। सर आइटम्स ऑफ फ्लो नेचर आर इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट में कौन सी आइटम्स आती है ज्यादातर? फ्लो नेचर की। लेकिन हमारी जो कैपिटल अकाउंट होता है इसमें आइटम स्टॉक नेचर की ज्यादातर आती है। आइटम ऑफ स्टॉक नेचर कहाँ आएंगी? कैपिटल अकाउंट में। और फ्लो नेचर कहाँ आएंगी? करंट अकाउंट में। तो बेटा इसके साथ हमारा जो पहला टॉपिक था दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट वो कंप्लीट हुआ। क्लियर है? अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो एक बात तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अपनी कॉपी पेन लेके बैठे रहा करो, एक एक पॉइंट को नोट करते रहा करो, बड़े प्यार से एक एक कंसेप्ट तुम्हारा मैं क्लियर करने वाला हूं। एंड माइंड वन थिंग, हम वही कर रहे हैं जो पेपर में आने वाला है। आलतू फालतू काम मैं कोई नहीं करा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, कोई टॉपिक मिस ना करना, अच्छे से तैयारी करेंगे। मैं तुम्हें अपना 100% दे रहा हूं। पता है इस समय क्या टाइम है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं? माय डियर, अगर आपको मैं अपनी घड़ी थोड़ी सी दिखा पाऊं तो 12:10 हो गए हैं, रात के 12:10 हैं। यानी मैं इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूं कल सुबह के 11 बजे के लेक्चर की, जो मैंने कल सुबह तुम्हें 11 बजे देना है। कल सुबह क्यों? आज सुबह ही 12 बज के भैया अगला दिन शुरू हो गया। यानी 11 बजे तुम्हें जो लेक्चर देना है उसकी रिकॉर्डिंग रात के 12 बजे चल रही है। मैं अपना 100% लगा रहा हूं आपके ऊपर, लेकिन माय डियर बात वही है, ताड़ी दो हाथ से बजती है। मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं, अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आपने बार बार नहीं सुना, बार बार नहीं पढ़ा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए प्लीज इसको बहुत अच्छे से करो और आई श्योर यू बहुत बढ़िया तैयारी होगी हमारी। अब बात करते हैं मेरे बच्चे अगला टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज रेट। भाई फॉरेन एक्सचेंज की जब बात करते हैं, हर कंट्री की देखो अपनी करेंसी होती है, हर कंट्री की अपनी करेंसी है। यूरोप का यूरो है, जापान का येन है, ठीक है, यूएसए का डॉलर है, ब्रिटेन का पाउंड है और इंडिया का रुपी है। हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सर ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि मेरी कंट्री की जो करेंसी है उसके अलावा जितनी भी करेंसीज हैं हम उसे क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज। जैसे मैं इंडिया में रहता हूं तो रुपये को छोड़ के अब जितनी भी करेंसी है, डॉलर है, येन है, दिनार है, पाउंड है, तो वो सब मेरे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? कोई भी करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। फिर क्वेश्चन आता है, सर ये रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? भाई वो रेट जिसपे हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ मेजर करते हैं हम उसे बोलते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ कैन बी एक्सचेंज फॉर द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ अदर कंट्री। एक कंट्री की जो करेंसी है उसको जो दूसरी करेंसी के साथ हम कंपेयर करते हैं, जो मेजर करते हैं जिस रेट पे, उसे बोलते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। द रेट एट विच वन करेंसी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ अदर करेंसी। जैसे कि हम कहते हैं भैया $1 70 का है, एक पाउंड 80 रुपए का है, तो ये क्या है? हम डॉलर को मेजर कर रहे हैं रुपये की टर्म में, या रुपये को मेजर कर रहे हैं डॉलर की टर्म में? पाउंड को मेजर कर रहे हैं रुपये की टर्म में, या रुपये को मेजर कर रहे हैं पाउंड्स की टर्म में? तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ एक्सचेंज। वो रेट जिस पे हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी की टर्म में मेजर करेंगे इसे क्या बोलेंगे? रेट ऑफ एक्सचेंज। अब मेरे बच्चे यहां पे बात करते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज कितनी तरह का होता है। मेरे बच्चे 3 तरह का होता है, फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज एंड मैनेज फ्लोटिंग रेट। आपके सिलेबस में 3 है मेरे बच्चे, फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज एंड मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। भैया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? जिसमें रेट ऑफ एक्सचेंज को कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट। कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट। इसको हम मेरे बच्चे फैक्ट रेट ऑफ एक्सचेंज, रिजिडली फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कह देते हैं। और यहां गवर्नमेंट मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता। यानी वो रेट ऑफ एक्सचेंज कौन फिक्स करेगा? गवर्नमेंट। और मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, बोलेंगे इसको फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज। अब ये 2 तरह का होता है, एक होता है मेरे बच्चे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और एक होता है एडजस्टेबल पैक सिस्टम। यानी फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज के भी 2 वेरिएंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड और दूसरा एडजस्टेबल पैक सिस्टम ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है मेरे बच्चे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। किसकी बात करेंगे? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। 2 मिनट जरा पानी पी के आया।
तो बच्चे बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, हर करेंसी की आप मेजर करते हैं वैल्यू इन टर्म ऑफ गोल्ड। यानी गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता था, हम ये देखते थे रेशियो बिटवीन गोल्ड वैल्यू ऑफ टू करेंसीज, कि दो जो करेंसीज है उनसे कितना गोल्ड हम खरीद सकते हैं, और उसी के बेसिस पे हम एक्सचेंज रेट फिक्स करते थे। फॉर एग्जांपल, $1 से आता है 10 ग्राम गोल्ड, ₹1 से आता है 2 ग्राम गोल्ड। हमने क्या देखा, हमने गोल्ड कंटेंट देख लिया कि एक करेंसी की कितनी पावर है, कितना गोल्ड उससे खरीद सकते हैं। अब $1 क्या बन गया, 10 डिवाइड बाई 2 रुपीज 5। यानी आप ये देखो, जितना हम गोल्ड $1 में खरीद रहे हैं उतने गोल्ड के लिए हमें ₹5 खर्च करने पड़ेंगे। तो यानी कि $1 किसके बराबर हो गया, ₹5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ देखो। मान लो मैं कहता हूं कि मैं अभी गया तो मैंने देखा $1 से मेरे को मिल रहा है, मान लीजिए 50 ग्राम गोल्ड, और ₹1 से मेरे को मिल रहा है मान लीजिए 5 ग्राम गोल्ड। यानी कि अब आप देखो कि अगर मेरे को 50 ग्राम गोल्ड चाहिए तो ₹10 खर्च करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि $1 इज इक्वल, अगर मैं इसको ऐसे रेशो ले लूं तो 50 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 10। यानी कि $1 किसके बराबर आ जाएगा, ₹10 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मेजर करते थे। यानी गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या देखते थे, ₹1 से कितना गोल्ड आएगा, $1 से कितना आएगा, 1 पाउंड से कितना आएगा, एंड अकॉर्डिंगली हम उन करेंसीज के रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटरमिन करते थे। तो दैट वाज माय डियर इन द गोल्ड स्टैंडर्ड। सेकेंड मेरे बच्चे था एडजस्टेबल प्लेक्स सिस्टम। अब इसमें क्या था, समझो मेरी बात। एडजस्टेबल प्लेक्स सिस्टम में हमने क्या किया, एक मीडियोकर किया, मीडियम काम कर लिया, हमने बीच का रास्ता निकाला। हुआ क्या, जब हमारी वर्ल्ड वॉर हुई तो उसके बाद हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया। जब गोल्ड स्टैंडर्ड की शॉर्टेज हो गई तो हमें कुछ अल्टरनेटिव सिस्टम चाहिए था कि भैया गोल्ड स्टैंडर्ड तो खत्म हो गया, अब क्या करें। तो हमने बीच का रास्ता निकाला, एडजस्टेबल प्लेक्स सिस्टम। इसमें क्या होता था कि जितनी भी करेंसीज थी, हर करेंसी जो एवरी करेंसी जो थी उसकी वैल्यू हम डिटरमिन करते थे इन टर्म ऑफ डॉलर। यानी डॉलर को हमने इंटरनेशनल करेंसी बना दिया क्योंकि उस समय डोमिनेट करेंसी थी, और डॉलर जो है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। देखो हमने क्या किया, पहले हम क्या कर रहे थे, हर करेंसी को डायरेक्टली गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे थे। अब ऐसा नहीं है। अब हमने क्या किया, जो कंट्रीज थी दे वर अलाउड टू चेंज देयर एक्सचेंज रेट विद $। तो कंट्रीज है वो किससे अपना एक्सचेंज करेंगी, अपना एक्सचेंज रेट किससे डिटरमिन करेंगी, $। से। लेकिन जो $, था इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड एट फिक्स प्राइस। उस समय क्या रेट चल रहा था, $35 पर आउंस ऑफ द गोल्ड। इस रेट पे आप उसको डिटरमिन कर सकते हो कि जो उस समय हमारा गोल्ड का रेट है उसके ऊपर आप जो डॉलर है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। यानी डॉलर कैन बी कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। समझ आई मेरी बात। हर करेंसी किसकी वैल्यू किसकी टर्म में मेजर करेंगे, डॉलर की। लेकिन जो डॉलर है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड में। लेकिन माय डियर ये सिस्टम भी हमारा 1973 में कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया। यानी आज की डेट में फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम नहीं पाया जाता, इसका कोई एग्जांपल हमारे पास नहीं है, ये खत्म हो चुका है। अब आती है सेकंड कैटेगरी, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। मेरे बच्चे ये मेनली पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज में, कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसे कौन डिटरमिन करेगा, माय डियर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इट इज आल्सो कॉल्ड फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज। It is freely determined by forces of supply and demand in international market। कि इंटरनेशनल मार्केट में जहां पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दोनों इक्वल होंगे वहां पर ये डिटरमिन किया जाएगा फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। यहां गवर्नमेंट का, सेंट्रल बैंक का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हम इसे क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज कौन डिटरमिन करेगा, मार्केट फोर्सेस। कौन करेगा, मार्केट फोर्सेस। और यहाँ पे सेंट्रल बैंक का या गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। हम इसे क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। अब फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज में हम पहले डिस्कस करें। मैंने क्या बोला कि फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज कहाँ डिटरमिन होगा,
जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल होंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो सोर्सेज क्या है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की, कि फॉरेन एक्सचेंज की हम डिमांड क्यों करते हैं, व्हाट आर सोर्सेज फॉर द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेकुलेटिव पर्पस। भैया हम कई बार फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या है, अगर इंडियन इन्वेस्टर्स को लगता है कि यूएस डॉलर की जो वैल्यू है बढ़ने वाली है, तो वो क्या करेगा, यूएस डॉलर को अपने पास होल्ड करना शुरू कर देगा, उसको बाय करना शुरू कर देगा, और इससे क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी पहला रीजन क्या है, स्पेकुलेटिव पर्पस, कि भैया मेरे को लगता है यूएस डॉलर की प्राइस बढ़ने वाली है, तो मैंने उसको क्या किया, खरीदना शुरू कर दिया, होल्ड करना शुरू कर दिया, उससे उसकी डिमांड बढ़ेगी। सेकेंड, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनी अब्रोड। अब मान लीजिए मेरे को किसी बाहर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको पेमेंट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड यहां पर क्रिएट हो जाएगी। यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बताया ना क्या होता है, अगर बाहर किसी कंपनी के मैं शेयर्स वगैरह खरीदता हूं तो ये क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जब मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करूंगा तो क्या होगा, इन करेंसीज की जो मैं डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करूंगा तो डेफिनेटली डिमांड विल इंक्रीज। देन इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन बॉन्ड्स। अब क्या होता है, कई बार जो इंटरेस्ट रेट होता है फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर, उसकी वैल्यू हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, हमारे जहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ज़्यादा हो जाती है, तो इंडियन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपनी मनी को अब्रॉड में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। भैया हमारे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लेकिन फॉरेन गवर्नमेंट हमें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, तो क्या करेंगे हमारे इन्वेस्टर, अपने मनी को वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे अच्छे रिटर्न लेने के लिए, और डेफिनेटली जब अपना पैसा वहाँ ट्रांसफर करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह खरीदेंगे, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये नया रीजन था कि जब वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा फॉरेन बॉन्ड्स का, तो भी उनकी डिमांड हमारी फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ेगी। फिर आता है मेरे बच्चे कंज्यूमर इनकम इन इंडिया। मान लो हमारे कंज्यूमर्स जो है इंडिया के अंदर, उनकी इनकम बढ़ जाती है। जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो इंपोर्ट्स बढ़ाएंगे, इंपोर्टेड गुड ज़्यादा मंगाएंगे, और जब इंपोर्टेड गुड ज़्यादा मंगाएंगे तो अगेन हमें पेमेंट किस में करनी है, फॉरेन एक्सचेंज में देनी है, फॉरेन करेंसी में देनी है, तो उसकी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की फिर बढ़ जाएगी। देन मेरे बच्चे एक्सपेक्टेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया अब्रॉड। मतलब इंडिया के कुछ लोगों ने बाहर जाके कंपनी लगानी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, वहां पर जाकर कुछ एसेट परचेज करने हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए उनको क्या चाहिए, माय डियर फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, और फिर उसकी डिमांड बढ़ेगी। देन अब क्वेश्चन ये आ जाता है, व्हाई डज अ फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट कॉजेज टू इंक्रीज इन इट्स डिमांड और वाइस वर्सा। अब याद रखना कि रेट ऑफ एक्सचेंज में और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। कि जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा, ये देखो हमारे सामने ये डिमांड कब बनाया हुआ है हमने, शुरू में हम क्या दिखा रहे हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज ओपी है तो डिमांड कितनी है, ओक्यू। जैसे रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ा OP1 तो हमने क्या देखा, डिमांड हो गई कम, OQ1। और जैसे रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो रहा है P से P2, डिमांड बढ़ रही है Q से Q2। तो याद रखना रेट ऑफ एक्सचेंज में और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा, डॉलर महंगा होगा तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, डॉलर सस्ता होगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। फिर आता है मेरे बच्चे सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भैया फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कहाँ से होती है, मिलती कहाँ से हमें फॉरेन एक्सचेंज, क्या सोर्सेज होते हैं, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे है हमारा सोर्स दैट इज फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो वो इंडियन रुपी को खरीदना शुरू कर देंगे, होल्ड करना शुरू कर देंगे, और उससे लिए वो बदले में क्या देंगे, अपनी फॉरेन एक्सचेंज, उसी को देकर रुपी को खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा मेरे बच्चे, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हमारे देश में बढ़ेगी। बात समझ आ रहे हैं। अगर यूएसए वालों को लगता है इंडियन रुपी की प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो क्या करेंगे, इंडियन रुपी को परचेज करना शुरू कर देंगे, और इंडियन रुपी के बदले उन्हें क्या देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज की डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। सेकेंड आता है मेरे बच्चे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। मान लो कि फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, हमारी इंडियन कंपनी के शेयर खरीदना चाहती है, तो डेफिनेटली जब हमारी इंडियन कंपनी के शेयर खरीदेगी, हमें उसके बदले में पेमेंट करेगी। पेमेंट किस में करेगी, फॉरेन एक्सचेंज में करेगी। तो अगेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज।
फिर आता है मेरे बच्चे इंटरेस्ट रेट और इंडियन बॉन्ड्स। मतलब इंडियन जो बॉन्ड्स है उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब इंडिया के जो बैंक है बड़ा अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बाहर के जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे देश में अपना पैसा जमा कराएंगे, हमारे बैंक्स में अपना पैसा जमा कराएंगे, अपनी मनी को ट्रांसफर करेंगे इंडिया में, और उससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज। क्लियर है बेटे, हमारे यहाँ अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो बैंकिंग कैपिटल इनफ्लो करेगी, फॉरेन से पैसा यहाँ पे आएगा, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी। फिर मेरे बच्चे नेक्स्ट आता है कंज्यूमर इनकम ऑफ फॉरेन कंट्री। मान लो फॉरेन कंट्री के लोगों की इनकम बहुत बढ़ जाती है तो इंडियन आइटम्स का वो इंपोर्ट बढ़ा देंगे, और इंडियन आइटम का जब इंपोर्ट बढ़ाएंगे हमें उसके बदले पेमेंट किस में देंगे, वो अगेन इन फॉरेन एक्सचेंज। तो सप्लाई हमारी फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ जाएगी। फिर आता है मेरे बच्चे एक्सपेक्टेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। कई बार क्या होता है फॉरेन कंपनीज आती है इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आके हमारे एसेट्स वगैरह खरीदती हैं, कोई कंपनीज वगैरह को टेक ओवर करती हैं, तो डेफिनेटली वो पेमेंट किस में करेंगी, फॉरेन एक्सचेंज में करेंगी। क्योंकि अगर इंडियन एसेट्स उनको परचेज करनी है, बाय करने हैं, तो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट वो किस में करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज में, एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल राइज। अब याद रखना कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट। यानी जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा, ये देखो सप्लाई कर्व कैसा आ रहा है, पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व। शुरू में रेट ऑफ एक्सचेंज था ओपी, सप्लाई थी ओक्यू, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ा P1, सप्लाई बढ़ गई क्यू, P2 P1 से तो ये Q2 हो गई, और जब ये रेट ऑफ एक्सचेंज गिरा सप्लाई भी गिर गई। यानी रेट ऑफ एक्सचेंज में और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। डॉलर महंगा होगा तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, डॉलर सस्ता होगा तो डॉलर की सप्लाई कम होगी। तो रेट ऑफ एक्सचेंज हमने देखा, डिमांड कर्व कैसा था यहाँ पे, फॉर नेगेटिवली स्लोपिंग, सप्लाई कर्व कैसा है, पॉजिटिवली स्लोपिंग। अब अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमिन, बड़ा सिंपल है भैया, जहां पे मेरे बच्चे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगे वहीं पे रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन किया जाएगा। देखो ये आ गया डिमांड कर्व, ये आ गया सप्लाई कर्व, और जहां पे ये दोनों इक्वल है दिस इज रेट ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है बच्चे। अब याद रखना कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है अगर डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ जाए तो रेट ऑफ एक्सचेंज पे क्या इफेक्ट होगा, भैया डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, एंड हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो यहां पे आ जाएगा, एंड रेट ऑफ एक्सचेंज विल इंक्रीज। याद रखना डिमांड बढ़ेगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा बढ़ेगा, और मान लो डिमांड कम हो गई तो डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, इक्विलिब्रियम आल्सो शिफ्ट लेफ्टवर्ड, और मेरे बच्चे क्या देखेंगे हम, रेट ऑफ एक्सचेंज विल डिक्रीज। तो ये ध्यान रखना है, अगर डिमांड बढ़ेगी रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा, डिमांड गिरेगी रेट ऑफ एक्सचेंज गिरेगा। अच्छा इसी को टीचर के बार पूछ ले सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, भाई अगर सप्लाई में चेंज आ जाए तो रेट ऑफ एक्सचेंज पे क्या इफेक्ट होगा, अगर सप्लाई में चेंज आ जाए, अगेन सेम, अगर सप्लाई बढ़ेगी सप्लाई का शिफ्ट राइटवर्ड, इक्विलिब्रियम आल्सो शिफ्ट राइटवर्ड। अब रेट ऑफ एक्सचेंज मेरे बच्चे गिर जाएगा। याद रखना अगर सप्लाई बढ़ेगी, अब देखो ना अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाए, डॉलर बहुत ज्यादा आ जाए, सप्लाई का शिफ्ट राइटवर्ड एंड रेट ऑफ एक्सचेंज विल डिक्रीज, और अगर उसकी शॉर्टेज हो जाए सप्लाई का शिफ्ट लेफ्टवर्ड, और जब ये लेफ्टवर्ड होगा इक्विलिब्रियम भी लेफ्टवर्ड होगा, और अब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा। यानी याद रखना है अगर पेपर में कहीं आ गया सप्लाई का इफेक्ट बताओ, डिमांड का इफेक्ट बताओ, तो इस तरह से आपने डायग्राम बना देना है। आपको याद होगा लास्ट ईयर +1 में भी आपने ऐसे बहुत सारे डायग्राम बनाए थे इक्विलिब्रियम प्राइस वाले चैप्टर में, तो सेम मेरे बच्चे ये डायग्राम यहाँ बनेगा, सप्लाई का इफेक्ट और डिमांड का इफेक्ट आपको आना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी। तो ये था फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। अब चलते हैं आगे। अगर हम आगे चलें तो हम क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर पेपर में आ जाए भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, सबसे पहले हु फिक्स्ड, फिक्स रेंज ऑफ एक्सचेंज फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट फोर्सेज। ठीक है, स्टेबिलिटी, इट प्रमोट स्टेबिलिटी, फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादातर स्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इट क्रिएट सिचुएशन ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। यहाँ बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है भाई, इनस्टेबिलिटी है। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज कभी बढ़ेगा कभी गिरेगा, जरा सी डिमांड बढ़ गई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी गिर जाएगा, तो ये काफी चेंज होता रहता है।
रिजर्व, गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन ह्यूज रिजर्व। फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए सरकार को बहुत सारे रिजर्व रखने पड़ते हैं। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए सरकार को ऐसे कोई रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सरकार को अपने आप डिटरमिन होना होगा, अपने आप डिटरमिन हो जाएगा। स्पेकुलेशन, जो फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज है ये प्रिवेंट करता है स्पेकुलेशन को, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है रेट ऑफ एक्सचेंज, तो स्पेकुलेशन के यहाँ कोई ज़्यादा चांसेस नहीं होते। लेकिन मेरे बच्चे फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज स्पेकुलेशन को प्रमोट करता है। बट डेफिनेटली आपको डाउट होता है, कभी रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ सकता है, कभी गिर सकता है फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज के केस में, तो यहाँ पे लोग स्पेकुलेशन करते हैं, ये उसको प्रमोट करता है। फिर आता है मेरे बच्चे तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज याद रखना फिक्स और फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज का मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है, कैसे हाइब्रिड है, मैं बताता हूं। सबसे पहले याद रखना कि जो फ्लेक्सिबल ये मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज है, इसमें जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कौन डिटरमिन करता है, मार्केट फोर्सेस। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है यहां पर वो कौन डिटरमिन करता है, मार्केट फोर्सेस। ध्यान से मेरी बात समझ लो, रेट ऑफ एक्सचेंज मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेगा कहां, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो देखो यहां पे फ्लेक्सिबल आ गया अप्रोच, यानी मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज में भी रेट ऑफ एक्सचेंज कहां डिसाइड होगा, जहां पे मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगी। लेकिन फर्क ये है कि इसमें सेंट्रल बैंक की इंटरफेरेंस होती है। सेंट्रल बैंक की ये इंटरफेरेंस होती है कि सेंट्रल बैंक देखता है कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड हो गया, ठीक है, जो भी फिक्स हो रहा है, उसको ये देखता है कि जो फ्लक्चुएशन है, जो उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है, अप एंड डाउन हो रहा है, इट शुड बी इन बिटवीन सम लिमिट। एक लिमिट के अंदर फ्लक्चुएशन होनी चाहिए। अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक हमेशा क्या चाहता है कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो एक लिमिट के बीच में, एक जो हमने लिमिट डिसाइड की है उसके बीच में फ्लक्चुएट करे। लेकिन अगर उस लिमिट को वो क्रॉस कर जाएगा तो सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करेगा। दैट इज मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं, बड़े प्यार से समझो, ध्यान से समझना। मैं दो बातें बता रहा हूं, पहले भी आपको क्या बातें पहले समझ लो। एक्सचेंज रेट इन विच सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री ट्राइज टू स्टेबलाइज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। याद रखो ये वो रेट ऑफ एक्सचेंज है जहां पे सेंट्रल बैंक ट्राई करेगा टू स्टेबलाइज फॉरेन एक्सचेंज रेट बाय वे ऑफ प्लान सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। कई बार सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी को सेल करेगा, कभी परचेज करेगा। मकसद क्या है, फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबलाइज करना। सेंट्रल बैंक अलाउज द फॉरेन एक्सचेंज रेट टू फ्लक्चुएट विद इन द अपर एंड लोअर लिमिट। एक लिमिट सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, इसके बीच में अगर रेट ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएट कर रहा है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एक्सचेंज रेट राइजेस बियॉन्ड द लिमिट, अगर मान लो एक्सचेंज रेट से ज़्यादा हो जाता है, रेट ऑफ एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सप्लाई करेगा फॉरेन करेंसी की, ताकि जब सप्लाई करेगा तो रेट गिरना शुरू हो जाएगा, ताकि उस लिमिट के बीच में आ जाए। और अगर उसका वैल्यू फॉरेन एक्सचेंज एंड बाइज इट एट द टाइम व्हेन द वैल्यू फॉरेन एक्सचेंज करेंसी फॉल, और अगर लिमिट से नीचे इसकी वैल्यू हो गई, बहुत ज़्यादा वैल्यू गिर गई, तो सेंट्रल बैंक बाय करना शुरू कर देगा, ताकि रेट ऑफ एक्सचेंज उसका बढ़ना शुरू करेगा। बाय करने से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, ताकि वो रेट बढ़ना शुरू करे। और मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। ये देखो, मान लो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज इस समय है 65 रुपीज। क्या रेट है, 65। अब सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया अपर लिमिट है $1.70 और लोअर लिमिट है $1.60। ध्यान से समझो, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है इस समय मेरे बच्चे, दैट रेट ऑफ एक्सचेंज $1.65, जो किसने डिसाइड किया, मार्केट फोर्सेस ने। सेंट्रल बैंक ने कहा ओके 65 ओके। अगर इसकी जो लिमिट डिसाइड कर दी, अपर लिमिट कितनी है 70 और लोअर लिमिट है 60, अगर इसके बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहा है तो सेंट्रल बैंक कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे कि अगर ये रेट हो गया 63 रुपीज, 65 से कितना आ गया 63 गिर गया, या 68 आ गया बढ़ गया, सेंट्रल बैंक यहां कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों किसके बीच में है, आपकी लिमिट के बीच में है 60 to 70। सेंट्रल बैंक यहां कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन नो सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। अब आगे चलते हैं। अगर एक्सचेंज रेट क्रॉस कर गया, मान लीजिए अपर लिमिट आपकी 70 रुपए है और सेंट्रल बैंक ने क्रॉस कर ली और हमारी लिमिट क्रॉस हो गई, और मान लीजिए $1 हो गया ₹75। अपर लिमिट कितनी थी 70,
लेकिन यहाँ क्या हुआ, वो अपर लिमिट क्रॉस हो गई, 75 हो गई। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सप्लाई करेगा फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई को बढ़ाएगा ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो डाउन हो जाए। क्योंकि देखो जब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, रेट गिरना शुरू हो जाएगा, और गिरते गिरते जैसे ही उस लिमिट के बीच में आएगा सेंट्रल बैंक सप्लाई करना बंद कर देगा। यानी मकसद क्या है, इसके बीच में लेके आना। अब उल्टा देख लो, मान लो लोअर लिमिट हो जाती है $1 इज इक्वल टू ₹55, 60 से नीचे आ गई वैल्यू, जो लिमिट थी उसके लोअर लिमिट से भी नीचे आ गया 55। अब ये क्या करेगा सेंट्रल बैंक, अब सेंट्रल बैंक बाय करेगा फॉरेन एक्सचेंज। क्या करेगा, मैं एक इसको ऊपर करता हूं। अब सेकंड सिचुएशन देखिए, क्या सिचुएशन है कि मान लीजिए हमारा जो डॉलर है वो कितने का हो गया, मैंने आपको बताया $1 हो गया ₹55 का। अब यानी लिमिट से नीचे आ गया। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक बाय करनी शुरू कर देगा फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि सब सेंट्रल बैंक बाय करेगा तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसका रेट ऑफ एक्सचेंज अप जाएगा, और फिर जैसे ही वो इस लिमिट के बीच में आएगा वो सेंट्रल बैंक उसको बाय करना बंद कर देगा। यानी इस तरह से सेंट्रल बैंक क्या करता है, उसके बीच में इंटरफेयर करता है रेट ऑफ एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए एक लिमिट के बीच में, जो सेंट्रल बैंक ने खुद डिसाइड की होती है। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले रेट ऑफ एक्सचेंज कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्सेस, और सेंट्रल बैंक क्या करेगा, लिमिट फिक्स करेगा, अपर और लोअर लिमिट। अगर इसके बीच में वैल्यू फ्लक्चुएट करती है कोई इंटरफेरेंस नहीं, लेकिन अगर ये लिमिट क्रॉस हुई या इससे ज्यादा हो गया, देखो सिंपल सी बात याद रखनी है, पेपर में टीचर पूछ ले तो अगर लिमिट अपर लिमिट से ज्यादा हो गया, यानी $1 हो गया ₹75, 80 लाइक दैट, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सप्लाई करनी शुरू कर देगा, और जब इससे कम हो गया सेंट्रल बैंक परचेज करना शुरू कर देगा, डिमांड करनी शुरू कर देगा ताकि रेट बढ़ना शुरू हो। क्लियर एवरीबॉडी। तो ये था मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर करूं, और ताकि जब पेपर देने आप जाएं तो आपको अच्छे से याद आए कि हाँ भाई किसी टीचर ने आपकी हेल्प करी थी। ओके, और हाँ एक चीज आपको और बता दूं बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, सीयूटी के लिए भी मैं प्रॉपर बैच शुरू करूंगा। जैसे ही आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे बेटा, याद रखना सीयूटी में दो आपके डोमेन, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मेरे पे छोड़ दो, एक एक टॉपिक बड़े अच्छे से करेंगे, लाइव सेशन ही दूंगा, और सीयूटी की तैयारी भी मेरे बच्चे बहुत बढ़िया कराऊंगा। तो घबराना नहीं है, कपिल सर तुम्हारे साथ हैं, बोर्ड के पेपर से पहले भी और बोर्ड के पेपर के बाद भी। अब मेरे बच्चे, जैसे बहुत डिफरेंट गुड्स होती है ना, अगर हमें कुछ सामान खरीदना होता है तो हम अलग अलग मार्केट्स में जाते हैं। जैसे कि हमें शूज़ खरीदने हैं, शू मार्केट में जाएंगे, कारें खरीदनी है, कार मार्केट में जाएंगे, लाइक दैट। कहता है इसी तरह अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होती है, फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, हमें कहाँ जाना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। जैसे हर गुड्स की अलग अलग मार्केट होती है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज की भी अपनी मार्केट होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब क्या है ये मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है वो मार्केट विच हैंडल सप्लाई एंड डिमांड ऑफ करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। एक ऐसी मार्केट जहां पे अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज की डिमांड और सप्लाई को हैंडल किया जाता है, उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं, माय डियर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी यहीं पे सेल एंड परचेज किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज को, दैट वी कॉल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो आइए बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जब बात करते हैं, इसके दो वेरिएंट आते हैं। सबसे पहले स्पॉट मार्केट, वो मार्केट जहां पे फॉरेन एक्सचेंज जो डेली नेचर की है उसका सेल एंड परचेज हो रहा है। मतलब मेरे को अभी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, जिस रेट में मेरे को मिलेगी, जिस मार्केट में मिलेगा, उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। इट कवर्स अ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ डेली नेचर, कि डेली नेचर की जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की, वो कहाँ पे की जाएंगी, स्पॉट मार्केट में। यहीं पे उसका रेट सेटल होगा फॉरेन एक्सचेंज का, और उस रेट को हम क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। दूसरी होती है फ्यूचर मार्केट, जो आपकी सेल एंड परचेज कवर करती है फॉर फ्यूचर डिलीवरी। जैसे कई बार होता है ना, हमें इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर हमारा जो एग्रीमेंट है आज हो गया, लेकिन ट्रांजैक्शन कुछ टाइम के बाद होनी है, यानी वो फ्यूचर में जो हमारी डिलीवरी होनी है उसके लिए रेट ऑफ एक्सचेंज हमने आज ही फिक्स कर लिया,
तो वो कौन सी मार्केट में होता है? फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट हमेशा क्या कवर करती है? सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर फ्यूचर डिलीवरी। इसे फॉरवर्ड मार्केट भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? नोट कर लेना, फॉरवर्ड मार्केट अगर आ जाए तो वही मेरे बच्चे किसको बोलते हैं? फ्यूचर मार्केट को बोलते हैं। मैंने क्या बोला? फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट, वन एंड द सेम थिंग। इसमें सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं? जो फ्यूचर में होने वाली होती हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने यूएसए से कोई मशीन मंगानी है, मैंने ऑर्डर दिया, वो मशीन है $1,00,000 की। कितने की मशीन है? $1,00,000 की, ठीक है। अब वो मशीन मेरे को मिलनी है, सपोज करते हैं जून में। कब मिलनी है? जून। अब मैं उनको ऑर्डर कब कर रहा हूं? मैं ऑर्डर कर रहा हूं मार्च में। अब भैया आज डॉलर का रेट मान लो चल रहा है सपोज 80 रुपए। क्या चल रहा है? आज एक डॉलर का रेट है 80 रुपए। अब कोई क्लियर नहीं है, हो सकता है डॉलर का रेट जून में 90 हो जाए, 70 हो जाए, रिस्क है ना। डॉलर का रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इनके साथ सेटलमेंट कर लिया। भाई ऐसा है, आज मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूं, आज रेट है 80 रुपए डॉलर का, मैं तुम्हें 80 के हिसाब से पेमेंट करूंगा, यानी 80 लाख रुपीज मैं तुम्हें दूंगा। तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड मार्केट की और जो ट्रांजैक्शन है उसकी हमने आज ही सेटलमेंट कर ली। फ्यूचर डिलीवरी के बारे में आज ही एग्रीमेंट हो गया, यानी अब मेरा कोई रिस्क नहीं है। अब मेरा कोई रिस्क नहीं है, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़े या गिरे, मेरे को पता मेरे को इतना रुपए उनको देने हैं। तो दैट इज माय डियर फ्यूचर मार्केट, जहां पर ये ट्रांजैक्शन होती है। और ये जो फंक्शन है जिसके थ्रू ये मैं रिस्क से बचा रहा, देखो आपका रिस्क खत्म हो गया ना, आपने वो सेटलमेंट अभी कर ली। तो फ्यूचर मार्केट क्या कर रही है? इस फैसिलिटेट्स हेजिंग। इसको क्या बोलते हैं? हेजिंग। हेजिंग अगेंस्ट रिस्क, मतलब कि अब आपका हेजिंग क्या फंक्शन होता है? जिसके थ्रू आपका जो रिस्क था कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर फ्लक्चुएशन आएंगी, कभी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वो आपका रिस्क अब खत्म हो गया। इस फंक्शन को बोलते हैं हेजिंग। तो हेजिंग क्या होता है हमारा? फॉरवर्ड मार्केट का वो फंक्शन जिसमें वो आपको प्रोटेक्ट करती है, किससे? रेट ऑफ एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन से, क्योंकि रेट आपका सेटल्ड हो गया। अब फ्यूचर में कुछ भी हो आपको कोई टेंशन नहीं है। यानी आपको दो चीजें भी याद रखनी है, स्पॉट मार्केट डील करती है डेली नेचर की ट्रांजैक्शंस को, और जो फ्यूचर डिलीवरीज हैं, जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस हैं, उन्हें कहां डील किया जाता है? फ्यूचर मार्केट में। अब क्वेश्चन आता है सर फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? सबसे पहला इसका फंक्शन होता है मेरे बच्चे ट्रांसफर फंक्शन। सर इट ट्रांसफरिंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम वन कंट्री टू अदर वेयर इट इज नीडेड। भैया आपकी मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल होती है, जिस कंट्री को जरूरत होती है यहां से फॉरेन एक्सचेंज ले सकता है। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है? इट ट्रांसफरिंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर वेयर इट इज नीडेड। सेकंड मेरे बच्चे क्रेडिट फंक्शन, प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। अगर आपको फॉरेन ट्रेड के लिए क्रेडिट चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज का क्रेडिट चाहिए, तो ये आपको प्रोवाइड करता है। हेजिंग फंक्शन जैसे मैंने आपको भी बताया, इट फैसिलिटेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या हुआ? आपका रेट ऑफ एक्सचेंज सेटल हो गया फ्यूचर डिलीवरी के लिए, अब आपका वो रिस्क खत्म हो गया। रेट ऑफ एक्सचेंज जितना मर्जी फ्लक्चुएट करे, आपको कोई टेंशन नहीं है। और ये फंक्शन जिससे वो आपको रिस्क से प्रोटेक्ट करता है, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? हेजिंग फंक्शन। क्लियर मेरे बच्चे? अब इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में अक्सर ये आ जाता है भैया, करेंसी एप्रिसिएशन और फॉल इन एक्सचेंज रेट। जब हमारी करेंसी की वैल्यू किसी दूसरी करेंसी की टर्म में बढ़ती है, हम उसको बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। क्या होता है करेंसी एप्रिसिएशन? मान लो $1 60 रुपए का था, अब हो गया 50 रुपए का। तो बेटा सुन लो मेरी बात, जब डॉलर 60 से 50 हुआ है ना, तो रुपए की वैल्यू बढ़ी है। पहले 60 रुपए देने पड़ते थे, अब 50 देने पड़ते हैं। तो अगर हमारी रुपए की वैल्यू डॉलर की टर्म में अपने आप बढ़ जाए ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज में होता है, हम उसे क्या बोलेंगे? एप्रिसिएशन। और अगर गवर्नमेंट खुद अपनी वैल्यू को बढ़ाए इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट खुद अपनी वैल्यू बढ़ा रही है, फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज में पाया जाता है ये, फिर उसको बोलेंगे हम करेंसी रीवैल्यूएशन या फॉल इन एक्सचेंज रेट। ध्यान देना, मेरी बात समझना। करेंसी रीवैल्यूएशन और करेंसी एप्रिसिएशन दोनों में रुपए की वैल्यू बढ़ रही है। मेरी बात समझ आ रही? दोनों में रुपए की वैल्यू बढ़ रही है। फर्क क्या है? एक में अपने आप बढ़ी है मार्केट फोर्सेस से, हमने बोल दिया करेंसी एप्रिसिएशन। और जब गवर्नमेंट ने उसकी वैल्यू को बढ़ाया तो हम बोलेंगे करेंसी रीवैल्यूएशन। फर्क समझ आ रहा है?
वैल्यू दोनों केसेस में रुपए की बढ़ी है, एक में अपने आप बढ़ी है करेंसी एप्रिसिएशन, जब गवर्नमेंट ने बढ़ाई है अपने फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस वगैरह को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो उसे बोलेंगे करेंसी रिवैल्यूएशन। और एप्रिसिएशन कहाँ पाया जाता है? फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज में, मार्केट फोर्सेज वहीं काम करती हैं। और गवर्नमेंट का रोल कहाँ होता है? फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज में। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में पाया जाता है करेंसी रिवैल्यूएशन, यहां पाया जाता है करेंसी एप्रिसिएशन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम डिफरेंस देखें, when value of domestic currency rises in term of foreign currency on the basis of market forces, हम बोलेंगे appreciation. When value of domestic currency is raised in term of foreign currency by the central monetary authority, यानी सेंट्रल बैंक उसकी वैल्यू को बढ़ाएगा, तो हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन। ये कहाँ पाया जाता है? फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज में। ये कहाँ पाया जाता है? फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज में। इट टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली विद एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ करेंसी। मान लो हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, तुम्हारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, अपने आप होगा ये ऑटोमेटिकली। इट इज डन बाय आरबीआई। इसे कौन करता है? आरबीआई, टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। जब कई बार बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई दिक्कत आती है, डेफिसिट होता है, सरप्लस होता है, तो लाइक दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए हम करते हैं रीवैल्यूएशन, गवर्नमेंट करती है। क्लियर बच्चे? अच्छा, ऐसे उल्टा आ जाए, व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन? ये राइज इन एक्सचेंज रेट। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है फॉरेन करेंसी की टर्म में अपने आप ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कल एक डॉलर 60 रुपए का था, आज 70 रुपए का हो गया। बेटा रुपए की वैल्यू गिर गई, कल 60 रुपए देने पड़ रहे थे, 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो अगर रुपए की वैल्यू गिर गई अपने आप ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। और एक कब पाया जाता है? फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, ऑटोमेटिकली। करेंसी डिवैल्यूएशन क्या है? अगर हमारी करेंसी की वैल्यू खुद गवर्नमेंट ने हमारी गिरा दी, जब गवर्नमेंट ने खुद हमारी करेंसी की वैल्यू गिरा दी अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे करेंसी डिवैल्यूएशन। और ये कब पाया जाता है? फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज में। यानी देखो, डॉलर 60 से 70 हो रहा है ना, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, अपने आप गिरी तो डेप्रिसिएशन, सरकार ने गिराई तो डिवैल्यूएशन। ये कब पाया जाता है? फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज में। अपने आप तो फ्लेक्सिबल में ही होता है। और सरकार कब रोल प्ले करती है? फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज में। क्लियर है बच्चे? अब कुछ हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। कई बार ना इस चैप्टर में से ना क्वेश्चन कुछ थोड़े से ट्विस्टेड आ जाते हैं, डायरेक्ट नहीं आते, तो एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हारा ये भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। विजिट टू फॉरेन कंट्रीज फॉर साइट सीइंग एक्सेट्रा बाय द पीपल ऑफ इंडिया इज ऑन द राइज। What will be its likely impact on foreign exchange rate and how? देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आप डायग्राम भी बना सकते हो। कहता है फॉरेन एक्सचेंज में ना आजकल इंडिया के बहुत सारे लोग घूमने जा रहे हैं फॉरेन कंट्री के अंदर। तो फॉरेन कंट्री में जब घूमने जा रहे हैं तो इसका हमारा जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, बड़ा सिंपल है। अगर हम बाहर घूमने जाएंगे तो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। सिंपली बाहर जाएंगे घूमने, हमें वहाँ खर्च करें, खर्च करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। और जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो भैया क्वेश्चन आता है एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल है भैया, आपने डायग्राम बना के दिखाना है। ये था डिमांड कर्व, ये था सप्लाई कर्व। अब जैसे ही हम बाहर घूमना शुरू करते हैं, बहुत सारी हमारी करेंसी वहाँ पे खर्च होगी, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, और रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बढ़ेगा। और जब ये रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये डेप्रिसिएशन। क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। हमारी करेंसी की वैल्यू गिरेगी, इसे हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। क्लियर बच्चे? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह से डायग्राम बना के उसको आंसर करना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, according to recent media report, USA has accused China of currency devaluation to promote its export. In the light of the given media report, comment how export can be promoted through the currency devaluation. भैया हमें यहाँ पर चाइना के ऊपर एक यूएसए ने एक्यूज किया चाइना को कि आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डिवैल्यूएशन कर रहे हैं। क्या ये जस्टिफाई है? एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन से? सर ये बिल्कुल सही है। अगर कोई कंट्री डिवैल्यूएशन करती है, क्या होता है डिवैल्यूएशन? मान लो सपोज करो आज इंडिया डिवैल्यूएशन करता है, एक डॉलर था ₹70 का, इंडिया ने कर दिया ₹80।
तो हमने क्या किया, अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा दी, डिवैल्यूएशन। ऐसे ही मान लो चाइना ने भी यही किया, चाइना ने अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा दिया। अब इससे क्या होगा, जब डिवैल्यूएशन से हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं वो चीप हो जाते हैं और जो इंपोर्ट हो जाते हैं वो कॉस्टली हो जाते हैं। तो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट को कम करने के लिए ज़्यादातर कंट्रीज क्या करती हैं, डिवैल्यूएशन करती हैं। तो बिल्कुल सही है, अगर चाइना अपनी करेंसी की वैल्यू गिराएगा तो चाइनीज आइटम उनके लिए क्या हो जाएंगी, सस्ती, तो चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उनकी आइटम जो बाहर वाली कंट्रीज की चाइना वालों के लिए महंगी हो जाएंगी तो इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो बिल्कुल सही एक्सक्यूज किया है, अगर चाइना डिवैल्यूएशन करेगा तो डेफिनेटली इससे क्या होगा मेरे बच्चे, इससे चाइना का जो एक्सपोर्ट वो बढ़ेगा। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, डेप्रिसिएशन ऑन नेशनल इनकम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई नेशनल इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर जो है हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज डेप्रिशिएट करता है। अब ध्यान से समझना बड़े प्यार से, एक डॉलर था, अच्छा क्वेश्चन है ये कि रेट करेंसी एप्रिसिएशन का या कई बार करेंसी डेप्रिसिएशन का या डिवैल्यूएशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा नेशनल इनकम के ऊपर। ध्यान से समझें, देखो एक डॉलर था कल 70 रुपए का, आज एक डॉलर हो गया 80 रुपए का, तो भैया ये हो रही है करेंसी डेप्रिसिएशन, हमारे रुपए की वैल्यू गिर रही है। कहता है इसका नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो जैसे ही डॉलर 70 से 80 रुपए का हुआ, इनके लिए हमारे जो इंडियन आइटम्स हैं, जितने भी इंडियन आइटम्स हैं वो क्या हो गई, चीप, तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंडियंस के लिए जो इनकी आइटम्स हैं, हमारी बाहर वाली आइटम्स हैं, कॉस्टली हो गई और इससे क्या होगा, हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। देखो ना, डॉलर अगर 70 से 80 रुपए का हुआ, हमें अब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, हमारे लिए आइटम महंगी हो गई, इंपोर्ट कम हो जाएंगे, उनके लिए सस्ता हो गया, उन्हें अब एक डॉलर में 70 की जगह 80 का सामान मिलेगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट कम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, इससे नेशनल इनकम जो है डेट विल इंक्रीज। क्योंकि आपका जो नेट एक्सपोर्ट है, क्या होता है नेट एक्सपोर्ट, पढ़ते हैं ना, नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो डेफिनेटली नेट एक्सपोर्ट बढ़ेंगे एंड नेशनल इनकम विल इंक्रीज। तो यानी कि जब डेप्रिसिएशन होगा, एक्सपोर्ट उससे बढ़ेंगे, इंपोर्ट उससे कम होंगे एंड नेशनल इनकम विल इंक्रीज। क्लियर बच्चे, तो घबराना नहीं है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। आई थिंक नाउ यू कैन डू। आपने बताना है कि ये जो आइटम है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ये कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, आपने बताना है इनसे क्या क्रिएट हो रहा है, डिमांड क्रिएट हो रही है या सप्लाई क्रिएट हो रही है। ध्यान से समझेंगे, कुछ आइटम्स दी हुई हैं, आपको क्वेश्चन आ जाता है, बताओ वेदर दे क्रिएट डिमांड और सप्लाई। भाई इससे क्या क्रिएट हो रहा है, डिमांड क्रिएट हो रही है या सप्लाई क्रिएट हो रही है। तो आइए ध्यान से देखेंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट विजिटेड इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर। भाई टेक्निकल जब एक्सपर्ट इंडिया में आएगा तो हमें उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इससे क्या क्रिएट होगी, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करी तो फॉरेन एक्सचेंज आएगी, इट विल क्रिएट सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अभी उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, इट विल क्रिएट डिमांड। एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट, इससे पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगी, इट क्रिएट सप्लाई। इशूड बॉन्ड्स टू जापानीज कंपनी, जापानीज कंपनी को हमने बॉन्ड इशू किए तो हमें पेमेंट करेंगे, सप्लाई आएगी। इंडियन स्टूडेंट वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, भैया यहाँ पे उनको पैसा चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, डिमांड क्रिएट होगी। फॉरेन एड पेड टू बांग्लादेश इन डॉलर, भाई डॉलर में पेमेंट करनी है तो डॉलर की डिमांड क्रिएट होगी। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मेड बाय गोदरेज इंडस्ट्री, भैया बोरिंग है ना, पैसा बाहर से आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगी, तो दैट विल क्रिएट सप्लाई। तो यानी अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंपल देखना है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, जरूरत है उसकी, तो वो डिमांड क्रिएट होगा, और अगर उससे फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, आपको मिल रही है फॉरेन एक्सचेंज, तो दैट विल क्रिएट सप्लाई। क्लियर बच्चे, आगे चलें। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ गया, बिल्कुल लास्ट, खत्म हो गया हमारा चैप्टर। आपने ये बताना है इस केसेस में कौन सी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, कौन सी डेप्रिशिएट कर रही है। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए, ध्यान से समझेंगे। आपको बताना क्या है, कौन सी करेंसी यहां पर एप्रिशिएट कर रही है
और कौन सी करेंसी यहाँ पे डेप्रिशिएट कर रही है, ये बताना है आपको। तो आइए देखते हैं, लेट अस सी। सर पहले क्या था, यूएस डॉलर टू यूएस डॉलर से 95 रुपीज मिलते थे, यानी पहले था $1 95 डिवाइड बाई 2 47.5 रुपीज का। अब मेरे बच्चे 150 रुपीज में 3 यूएस डॉलर मिलते हैं, यानी अब एक डॉलर हो गया 150 डिवाइड बाई 3, तो यानी कि 50 रुपीज। ध्यान दीजिएगा, पहले एक डॉलर था 47.5 रुपीज, अब हो गया 50 रुपीज। तो भैया यहां पे रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट की है और डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट की है। क्लियर एवरीबॉडी? रुपए की वैल्यू गिर गई, डेप्रिशिएट, और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, एप्रिशिएट। आगे चलते हैं। सर 2 पाउंड्स के अंदर 140 रुपीज मिल रहे थे, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो 1 पाउंड था पहले 140 डिवाइड बाई 2 70 रुपीज। ठीक है, अब आपका 1 पाउंड हो गया है 60 रुपीज का। तो ध्यान दीजिएगा, पहले था हमें देने थे 70, अब देने हैं 60। तो भैया रुपए की वैल्यू बढ़ी है, रुपए ने क्या किया है, एप्रिशिएट, कम देने पड़ रहे हैं, और इसकी वैल्यू हुई है डेप्रिशिएट पाउंड की। क्लियर हो गया? पहले था सिंगापुर में कभी एक सिंगापुर डॉलर के बदले 25 रुपीज मिलते थे, अब मिल रहे हैं 20 रुपीज। पहले 25 देने पड़ते थे, अब 20। तो ध्यान दीजिएगा, अब कम देने पड़ रहे हैं। तो इंडियन जो रुपी है, माय डियर, इंडियन रुपी जो है एक सिंगापुर डॉलर के बदले पहले 25 अब 20, तो ये क्या हो गया, एप्रिशिएट, और सिंगापुर जो डॉलर है ये हो गया डेप्रिशिएट। आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, जिस करेंसी के लिए, मतलब जिस करेंसी की आपको पेमेंट कम करनी पड़ रही है ना पहले से, उसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है। देखो ना, यहाँ पे तीनों की सीधा आपके सामने है। इंडियन रुपीज अब ज़्यादा देना पड़ रहा था तो डेप्रिशिएट हो गया, यहाँ पे 70 की जगह 60 देना पड़ गया, एप्रिशिएट हो गया। यहाँ भी 25 की जगह 20 देना पड़ गया तो ये एप्रिशिएट हो गया। जब कम देने पड़ेंगे तो एप्रिशिएशन, और जब ज़्यादा देना पड़ेगा तो डेप्रिसिएशन। तो मेरे बच्चे, इसके साथ हमारा 6 नंबर का ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। समझ आ रही है मेरी बात? 6 नंबर का ये टॉपिक भी हमारा हो गया। अब पुत्र जी आपके ऊपर है, आपने तैयारी कैसे करनी है। मैं अपने पाठ पे हूं, 18 नंबर का काम कंप्लीट हो गया हमारा, 12 का मैंने पहले करा दिया, मनी एंड बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट। 6 नंबर का ये हो गया। तो मेरे बच्चे 18 नंबर का तुम्हारा टॉपिक हो गए हैं। अब तुम्हारी ड्यूटी ये है, शाम को 5 बजे फिर लाइव आऊंगा और फिर हम करेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, रिलेटेड कंसेप्ट, साथ में हम करेंगे मल्टीप्लायर, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। लेकिन तुम्हारी ड्यूटी है उससे पहले पहले रिवाइज करके रखना, ताकि आप साथ साथ चलते रहो और हमारा सिलेबस बढ़िया तरीके से होता रहे। तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त करेंगे, मिलेंगे बहुत जल्दी। और एक बात फिर बोलूंगा, लेक्चर अगर अच्छे लग रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, उनका भी बेनिफिट करो, और खुद तो तुमने अपना फायदा करना ही करना है। और हाँ, कमेंट जरूर करें, अगर वाकई लग रहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे सर कुछ मेहनत कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से मेरे को अच्छी खासी एप्रिसिएशन मिलती है। और आई थिंक सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपको इमीडिएटली पता लग जाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।